वेलकम एवरीवन। हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन टॉपिक पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट देखा था, जिसमें पहले लैक ओपेरन फिर ट्रिप्टोफैन ओपेरन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट देखेंगे एज ए जनरल कि कैसे किन तरीकों से यूकैरियोट के जीन को रेगुलेट किया जाता है। तो पहले तो ये समझेंगे कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ। तो हर जीन का कब, कहाँ और कितना एक्सप्रेशन होगा, मतलब उससे कितना मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये कंट्रोल ही यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन कहलाता है। कि किस समय बनेगा, किस जगह बनेगा और कितना उसका एक्सप्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा बनेगा कि कम बनेगा। तो अगर जरा सी भी इसमें गड़बड़ी हुई तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है कि यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। डीएनए सिर्फ डीएनए नहीं होता, ये क्रोमैटिन के रूप में होता है जो एक प्रोटीन से लपेटा रहता है, जिससे इसका साइज कम हो जाता है। कई आरएनए प्रोसेसिंग स्टेप होते हैं और कई कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग पाथवे, जिससे जीन रेगुलेशन क्या होता है, मल्टी लेयर, मतलब कई लेयर्स में ये कंट्रोल होता है और हाईली सोफिस्टिकेटेड है, कोई भी गड़बड़ी इसमें नहीं होता। तो इसके रेगुलेशन को मल्टीपल स्टेजेस में रेगुलेट हो सकता है। डीएनए से लेके आरएनए तक, आरएनए से लेके प्रोटीन तक, हर जगह इसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो रेगुलेशन का क्यों जरूरत है। तो सोचिए कि आपके शरीर की हर सेल में डीएनए क्या होगा, एक ही जैसा होगा, उसमें सारे सीक्वेंस कोड एक ही होंगे। लेकिन क्यों एक सेल ब्रेन सेल बनाता है और दूसरा मसल सेल? क्योंकि सेल के अंदर जो डीएनए है वो अलग अलग एक्सप्रेस होता है, एक जैसा एक्सप्रेस नहीं होता। जहाँ ब्रेन बनना होगा उसमें एक्सप्रेशन अलग होगा, उसका टाइमिंग अलग होगा, उसका अमाउंट अलग होगा। जहाँ मसल बनना है उसके सीक्वेंस अलग होंगे, टाइम अलग होगा और उस तरह से उसका एक्सप्रेशन होगा। तो हर ग्रोथ स्टेज ये डिपेंड करता है कहाँ, डेवलपमेंट में। जब छोटे बच्चे रहते हैं तब जीन एक्सप्रेशन अलग होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे जीन एक्सप्रेशन बदलता रहता है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्ट्रक्चर पे उसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। और ये किसके रेस्पॉन्स करता है, हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उससे, स्ट्रेस से, अगर स्ट्रेस है उससे भी जीन एक्सप्रेशन बदल सकता है, और एनवायरनमेंट से आने वाले सिग्नल से। तो अगर एक सवाल पूछा जाए आपसे, अगर सभी जीन हर समय एक्सप्रेस हो तो क्या होगा। तो इससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। सेल को क्या करना है, जितना एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ये नहीं कि जितना मिल रहा है सबको यूज कर लो फिर गड़बड़ी हो जाए, उससे कैओस हो जाएगा, हर चीज गड़बड़ हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। और सेल का एक टर्म आता है होम्योस्टेसिस, इसका मतलब है सारी चीजें को संतुलन में रखना। तो जब रेगुलेशन होगा तभी चीजें संतुलन में रहेगी, इसीलिए रेगुलेशन का जरूरत है। तो हमने लास्ट दो वीडियोस में प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन देखा, जब कहाँ हो रहा था, मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन में जीन रेगुलेशन हो रहा है, जहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा था वहीं रिप्रेसर, इंड्यूसर इनसे हो रहा था, या ट्रिप्टोफैन में हम देखे थे एटीन्यूएशन से भी हो रहा था। तो सारे ट्रांसक्रिप्शन लेवल में हो रहे थे। लेकिन यूकैरियोट में मोस्टली कॉमन जो है 6 टाइप के मेजर रेगुलेशन होते हैं। पहला क्या है, क्रोमैटिन लेवल, या इसको एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जीन को नहीं रेगुलेट किया जा रहा है, क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके क्रोमैटिन लेवल पे ही रेगुलेशन करता है। कैसे होता है, जैसे क्रोमैटिन क्या है, डीएनए है वो हिस्टोन पे लपेटा हुआ है। तो ये अगर पास पास हो, पूरा लपेटा हुआ, तो ये क्या होगा, कंडेंस्ड होगा। और उससे क्या होगा, डीएनए जब खुलेगा ही नहीं तो डीएनए से आरएनए बनेगा नहीं। तो डीएनए को इस स्टेट में रख दो जिसको क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन में रख दो तो कभी डीएनए ओपन ही नहीं होगा, तो एक्सप्रेशन ही नहीं होगा। तो जिस जीन को नहीं एक्सप्रेस करना उसको कभी कभी हेट्रोक्रोमैटिन में रखा जाता है, और जब जरूरत होता है तो उसको हिस्टोन को अलग कर दिया जाता है और जीन ओपन हो जाता है। तो इस तरह के चेंजेस जो क्रोमैटिन लेवल पे होते हैं उसको क्रोमैटिन लेवल या एपिजेनेटिक रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन।
ये रेगुलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे रेगुलेशन होगा। जब डीएनए से आरएनए बनने लगेगा, डीएनए ओपन हो चुका है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तब या तो इनहांसर द्वारा, एक्टिवेटर द्वारा, रिप्रेसर द्वारा इससे रेगुलेशन किया जाएगा। तीसरा क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक मेजर अंतर है, क्योंकि सारा कुछ ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है, फिर न्यूक्लियस के बाहर आरएनए जाएगा जहां प्रोटीन होगा। तो जब आरएनए बन जाता है तो कई तरह के उसमें चेंजेस आते हैं, जैसे कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन। इन सबको क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन गया। अब आरएनए में जो बदलाव आएगा वो क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। इन बदलाव में रेगुलेट करके कि ये बदलाव कब हो, कहाँ हो, कितना जल्दी हो, इसको रेगुलेट कर सकते हैं। आरएनए बन गया तो इसका मतलब नहीं कि वो तुरंत प्रोटीन बनाने लगे, जैसे प्रोकैरियोट में होता, बन रहा है और राइबोसोम जुड़ के बनाने लगा। यहाँ आरएनए को पहले न्यूक्लियस से बाहर आना है, उसके लिए रेगुलेशन है, बाहर आके कब उसको काम करना है उसके लिए सारा रेगुलेटेड है। तो इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कहते हैं। फिर क्या आता है, रेगुलेशन कहाँ हो रहा है, आरएनए का ट्रांसपोर्ट और लोकेलाइजेशन। आरएनए को ट्रांसपोर्ट कहाँ से होना है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। और लोकलाइजेशन कभी कभी कुछ आरएनए साइटोप्लाज्म से भी न्यूक्लियस में जा सकते हैं। फिर पांचवा क्या है, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। ये कब होगा, जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन में हम लोग अभी कुछ वीडियो पहले ही ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, तो वहां भी कई सीक्वेंस थे, कई फैक्टर्स थे, इलोंगेशन फैक्टर्स थे यूकैरियोटिक। तो उनमें बदलाव करके या रिलीजिंग फैक्टर में वहां भी क्या करते थे, ट्रांसलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन क्या है, प्रोटीन तो बन चुका है, लेकिन प्रॉपरली जब तक फोल्डेड नहीं होता, उसमें कुछ चीजें ऐड नहीं होती, वो फंक्शनल नहीं होता। तो इसको किस में देखते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन। इसमें से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को देखेंगे, और कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग डिटेल में अलग वीडियो में जानेंगे, तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, रेगुलेशन एट क्रोमेटिन लेवल, जिसको एपिजेनेटिक रेगुलेशन भी कहते हैं। ये रेगुलेशन किसको कर रहा है, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर को। तो डीएनए क्या होता है, हिस्टोन पे पैक रहता है। तो क्रोमेटिन दो फॉर्म में होता है, यू क्रोमेटिन जो लूज रहे, जिससे तुरंत डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो सके, और एक क्या होता है, हेट्रोक्रोमेसिन, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। जैसे यहाँ बहुत क्लोज है तो ओपन नहीं है, तो क्या है, ये यूक्रोमेटिन है। और ये ओपन है तो इसको, ये सॉरी, ये ओपन है तो ये यूक्रोमेटिन है, और जो क्लोज है, लूप में है, अंदर दबा हुआ है, वो हेट्रोक्रोमेटिन। तो जब ये ओपन ही नहीं होगा तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। तो ऐसे कुछ एरियाज को यू या हेट्रोक्रोमेटिन बना के इसको रेगुलेट किया जाता है कि कब कौन सा जीन एक्सप्रेस हो। इसको क्या कहते हैं, रेगुलेशन एट क्रोमेटिन लेवल या एपिजेनेटिक कंट्रोल, जो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर से रेगुलेट हो जा रहा है। तो क्रोमेटिन क्या है, एक क्लोज डोर है, बंद दरवाजा है। अगर ये यू क्रोमेटिन हो गया तो क्या है, दरवाजा खुल गया, जीन एक्टिव है। और अगर हेट्रोक्रोमेटिन है तो जीन क्या है, दरवाजा बन रहा है, वो सो रहा है, और उससे कुछ नहीं बन सकता। इसी का दूसरा क्या है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन है, इसको कैसे, मान लीजिए इसको ओपन करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये डीएनए लिपटा किसमें है, हिस्टोन में। तो किसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं, उसी हिस्टोन प्रोटीन को। तो इसको कई तरह से मॉडिफाई किए जाते हैं। इसमें क्या मेन होता है कि कुछ केमिकल ग्रुप्स इसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप ऐड किया, या एसिटाइल ग्रुप को हटा लिया, डी एसिटाइलेशन, या मेथाइल ग्रुप ऐड किया, मेथाइलेशन, या फॉस्फोरस उसमें ऐड किया गया। किसके ऊपर, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उनके जो एमिनो एसिड खास होते हैं, उनके ऊपर ऐड किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग मेथाइल ग्रुप है, फॉस्फेट है, एक यूबिक्विटिनेशन भी होता है, मेथाइलेशन है। तो इनको खास, इनके जो एमिनो एसिड होंगे हिस्टोन के, उसमें ये ऐड किया जाता है, जिससे क्या होगा, एसिटाइलेशन से क्या हो जाता है, ओपन क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन बंद होगा तो एसिटाइलेशन कर दो तो ओपन, क्रोमेटिन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो दरवाजे का चाबी, ये दरवाजा बंद है, चाबी क्या है, एसिटाइलेशन, जीन ऑन हो गया। उसका उल्टा क्या है, डी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन हटा दो, डी एसिटाइलेशन हो गया, ताला फिर बंद हो गया, जीन क्या हो गया, ऑफ हो गया।
मेथाइलेशन एक स्पेशल लॉक की तरह है जो खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है। फॉस्फोराइलेशन क्या है, क्रोमैटिक मॉडलिंग में ये भी क्रोमैटिन को बदल के चेंज कर सकता है। कुछ जगह जहाँ साइटोसिन रेसिड्यूज ज्यादा होते हैं वहाँ सीपीजी आइलैंड कहा जाता है। इन जगहों को क्या किया जाता है, परमानेंटली जीन को साइलेंस किया जाता है कि उससे कभी डीएनए से आरएनए नहीं बनेंगे। ये परमानेंटली जब से सेल में क्रोमोसोम आएगा तभी से इसको साइलेंस किया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, परमानेंट लॉक, कि कहीं एक ऐसा ताला लगा दो जिसको कभी खोला ही ना जाए। तो इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। अभी शॉर्ट्स में इसका वीडियो भी आ चुका है डोजेस कंपेंसेशन में, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उससे डबल चीज ना बने उसलिए एक एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट किया जाता है। तो ये डीएनए मेथाइलेशन भी इस काम को करता है। तो जो सेल में सबसे कॉमन रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शन, वो है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन के क्या एलिमेंट है, प्रमोटर है, इनहांसर है, साइलेंसर है, इंसुलेटर है। इनको कंट्रोल करके या तो इंक्रीज किया जाए ट्रांसक्रिप्शन, इनहांसर आएगा एक्टिवेटर से, या रिप्रेसर आएगा साइलेंसर से, वो सप्रेस करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को इस तरह से लिया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए दरवाजा खुल गया है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब दरवाजा खुल जाएगा। तो घर का दरवाजा खुल गया है, लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है, एक घर तो खुल गया है लेकिन अंदर जाने के लिए एक मेन गेट है। तो मेन गेट कौन है, प्रमोटर है। इनहांसर क्या है, एक पावर बूस्टर है जो उसको पावर दे रहा है आगे बढ़ने का। साइलेंसर क्या है, एक ब्रेक जैसा है जो उसको रोक रहा है। और इंसुलेटर क्या है, एक ब्लॉक करता है इनहांसर की इंटरेक्शन को, एक वाल की तरह है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसके बाद इन लोगों से अगर काम को रेगुलेट करके हो रहा है प्रमोटर इनहेंसर, फिर दूसरा और किससे होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। हम लोग देखे थे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिनका खास काम होता है इनिशिएशन को करने के लिए। तो स्पेसिफिक सेल में 2 तरह के ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन जो किसी खास जीन के लिए या किसी खास रिप्रेसर को एक्टिव या इनहेंस करने के लिए होते हैं। तो या तो इनसे रेगुलेशन होगा या इनमें कुछ बदलाव करके रेगुलेशन किया जाता है। तीसरा तरीका है मेडिएटर्स के द्वारा, कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ते हैं। उनको रेगुलेट करके अगर वो ना हो तो जुड़ेंगे नहीं, तो आगे मैसेज जाएगा ही नहीं। एक और महत्वपूर्ण होता है हार्मोनल रेगुलेशन, जो मोस्टली स्टेरॉयड हार्मोन करते हैं। इनके न्यूक्लियस में रिसेप्टर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अचानक एंट्री लेंगे, आपके सेल के बाहर आएंगे, सेल से साइटोप्लाज्म में और सीधे न्यूक्लियर में आ जाएंगे। और इसमें क्या बनते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये एक्टिवेट और रिप्रेस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो जितना हार्मोन का हमारे शरीर में जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, ये हार्मोन एक जगह बनते हैं और पूरे दूसरे जगह के सेल्स में जाते हैं, वहां बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को बदल के जैसे इनको जो चीज बनाना होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हार्मोनल मैकेनिज्म कभी हम लोग वीडियो में देखेंगे, तब समझेंगे कि ये कैसे ट्रांसक्रिप्शन को बदलता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। जब आरएनए बन गया उसमें क्या, कैपिंग जोड़ना, एक टोपी, एक टेल जोड़ना और स्प्लाइसिंग। तो इसको पूरे, इसके लिए अलग अलग वीडियो आएंगे उसमें इसको समझेंगे। अभी क्या याद रखना है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की इसमें ये कैप आए, टेल आए, इनको भी रेगुलेट करके या स्प्लाइसिंग किसके बीच हो, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि आपका आरएनए तो बन गया लेकिन उसको एडिट कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर वो फाइनली फंक्शनल, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल बन जाता है। और अगर इसमें कुछ एरर हो तो उसको फिर खत्म कर दिया जाएगा। इसमें एक खास चीज होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे कि स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है। कि जो यूकैरियोट होता है उसमें एक्सॉन होते हैं जिनसे प्रोटीन बन सकते हैं, और इंट्रॉन, इससे प्रोटीन नहीं बनता, ये कोड नहीं करता।
तो डीएनए से जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन में, तो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों साथ आते हैं। लेकिन जब आरएनए का प्रोसेसिंग किया जाता है स्प्लाइसिंग में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस एग्जाम्पल में आप देखते हैं कि इंट्रॉन को निकाल दिया गया, तो एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3 और एक्सॉन 4 जुड़ गया। फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ तो एक प्रोटीन ए बना। लेकिन सेल के पास एक और मैकेनिज्म है जिसको अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसमें क्या हुआ, एक्सॉन 1 आया, एक्सॉन 2 आया और एक्सॉन 3 नहीं आया, इसको भी काट के अलग कर दिया गया और एक्सॉन 4 आ गया। अब इसके सीक्वेंस में और इसके सीक्वेंस में अंतर है, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। इससे एक ही डीएनए से एक ही मैसेंजर आरएनए बना, उससे कई तरह के प्रोटीन बन सकते हैं। इसका एक और कॉम्बिनेशन होता था जिसमें 2, 3 और 4 हो सकता था, 1 नहीं हो सकता, तो तीसरा प्रोटीन बन जाता। किसी में ऐसा भी हो सकता था, 1 होता, 2 नहीं होता, 3 और 4 होता। तो इससे कई अलग अलग कॉम्बिनेशन बन के कई तरह के प्रोटीन बनते हैं। तो इस स्प्लाइसिंग को भी क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, जिससे अलग अलग प्रोटीन बने। फिर आता है आरएनए एडिटिंग, कि जो आरएनए बना उसके कुछ बेस चेंज कर दिया जाए। अगर एडेनिन से या इसका बेस चेंज करता है, साइटोसिन से यूरासिल हो जाए, तो इससे क्या होता है, प्रोटीन सीक्वेंस बदल जाएगा। जो अगर रीड ही नहीं कर पाए तो अलग हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एपोलिपोप्रोटीन। इसका भी आरएनए एडिटिंग पे अलग वीडियो बनेगा जिसमें उसको डिटेल में समझेंगे। डी है मैसेंजर आरएनए स्टेबिलिटी। जो मैसेंजर आरएनए बना उसका स्टेबिलिटी हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पॉली ए टेल के लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये टेल कितना लंबा होगा इसको भी रेगुलेट करके इसका स्टेबिलिटी क्या करते हैं, बदल सकते हैं। कम होगा जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा होगा वो लॉन्ग टाइम तक सेल में रहेगा। फिर इसमें एयू रिच एलिमेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, डिग्रेडेशन के सिग्नल का काम करते हैं। तो ये भी कंट्रोल किया जाता है कि कितना इसमें एयू का रिपीट्स हो। एक और तरह का मैकेनिज्म होता है जिसे आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। इस पे भी एक अलग वीडियो आएगा जिसमें इसको डिटेल में समझेंगे। इसमें होता क्या है कि कुछ खास तरह के आरएनए होते हैं जिसको माइक्रो आरएनए और एसआई आरएनए कहते हैं। ये क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है। तो तोड़ देगा तो ये फिर ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। तो इसका मेजर काम क्या था, जब वायरस अपना आरएनए छोड़ता था तो सेल इस एमआई आरएनए बनाता था जो उस वायरस के आरएनए को तोड़ देता कि वायरल इन्फेक्शन ना करे। तो इसको कभी और वीडियो में डिटेल देखेंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। और क्या तरीका है, आरएनए के ट्रांसपोर्ट को। तो जो आरएनए सही होगा उसी को मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर एग्जिट करने देगा, नहीं तो गड़बड़ होगा तो उसको करेक्ट करेगा या उसको डिग्रेड कर देगा। इसके लोकलाइजेशन क्या इंश्योर करता है, स्पेशल रेगुलेशन। अगर मैसेंजर आरएनए बन गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन उसको आप साइटोप्लाज्म में जाने ही ना दे तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसको भी रेगुलेट करके सेल अपने जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। फिर आता है क्या, ट्रांसलेशन रेगुलेशन। अब आरएनए से प्रोटीन बन गया, इसको कैसे रेगुलेट करते हैं, मोस्टली इनिशिएशन फैक्टर को कंट्रोल कर रेगुलेट कर सकते हैं। आप देखे थे कि कैप डिपेंडेंट और कैप इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन होता है। जो कैप होता है वो जुड़ के सर्कुलाइजेशन हो जाता था, फिर आसानी से ट्रांसलेशन आगे बढ़ता था, उसको भी रेगुलेट किया जाता है। अभी एमआई आरएनए का बात किया, उससे भी किया जा सकता है। तो ट्रांसलेशन में कई तरह से किए जा सकते हैं। इसके 2-3 एग्जाम्पल इनिशिएशन फैक्टर है या कैप को, ये आप याद रख सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन क्या होता है, या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी इसको कहते हैं, कि जो फंक्शनल प्रोटीन बना इसमें कुछ, इसको या तो फोल्डिंग किया जाए या कुछ ग्रुप जोड़ा जाए। तो इसमें मोस्टली क्या जुड़ता है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट जोड़ा जाता है। इससे या तो प्रोटीन एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है। एक यूबिक्विटिन जुड़ता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो इसको क्या बताता है, इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है। जैसे यूबिक्विटिन जुड़ जाएगा प्रोटीन, फिर सेल में डिग्रेड होने चला जाता है लाइसोसोम में। कुछ में क्या जोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। इससे प्रोटीन स्टेबिलिटी और टारगेटिंग किया जाता है कि ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, सेल के बाहर या सेल के अंदर। कुछ में प्रोटीन के कुछ पार्ट को तोड़ के उसको एक्टिव किया जाता है, पहले इनएक्टिव होता है उस पार्ट को हटा के एक्टिव किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोटीन फोल्डिंग।
ये चैपरॉन्स होते हैं और उनके मदद से प्रोटीन फोल्ड किया जाता है। तो ये सब कब होता है? ट्रांसलेशन में प्रोटीन बन गया उसके बाद, इसीलिए इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस पे भी एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हर प्रोसेस को हम लोग अलग तरीके से एक एक को समझेंगे। तो एक चीज इसमें समझना है कि प्रोटीन तो बन गया, लेकिन काम शुरू होने से पहले क्या होना चाहिए? फिनिशिंग होना चाहिए। जैसे घर बनता है तो घर में ईटा सीमेंट सब जुड़ जाता है तो क्या रहने लगते हैं? नहीं। फिर उसमें पेंटिंग किया जाता है, उसको सजाया जाता है, दरवाजे लगाए जाते हैं, खिड़की लगाए जाते हैं, फर्श को सही किया जाता है। उसी तरह प्रोटीन बन तो जाता है, लेकिन कई उसको क्या किया जाता है? कई तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि उसकी एक्टिविटी सही हो और सही जगह पे वो एक्टिव हो। एक और तरीका होता है फीडबैक रेगुलेशन। जो फाइनल प्रोडक्ट है वही अपने सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा। जैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरान में हम लोग देखे थे कि ट्रिप्टोफैन बन गया और वही किसका काम किया? को रिप्रेसर का। तो उसी तरह से कई प्रोडक्ट जो बनते हैं वही आके फिर बताते हैं कि इस पाथ को बंद कर दिया जाए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए कि पहला लेवल क्या था? क्रोमोटिन को मिथाइलेशन या हिस्टोन मॉडिफिकेशन करके या तो क्रोमेटिन को खोलना या बंद करना, यू क्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शन में कंट्रोल कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, इनहांसर से, रिप्रेसर से। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में स्प्लाइसिंग से, एडिटिंग से और आरएनए इंटरफेरेंस से, जो मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर सकता था। ट्रांसपोर्ट पे कैसे कि न्यूक्लियस से कब ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, इसको रेगुलेट करके। ट्रांसलेशन में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर से और एमआईआरएनए से। पोस्ट ट्रांसलेशन में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करके उसमें कुछ ग्रुप्स डाल के या प्रोटीन को डिग्रेड करके या प्रोटीलिटिक कीवेज से। तो कंक्लूजन क्या है कि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मतलब कई तरीकों से होता है। ये जरूरी नहीं कि क्रोमेटिन में हो रहा है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ना हो। किसी किसी जीन के लिए सारे हो सकते हैं, किसी में 2 या 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है। तो ये मल्टी लेयर का मतलब क्या हुआ? एक क्रोमेटिन लेयर है, एक ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोर्ट, सब अलग लेयर ले हैं और सभी क्या है? हाईली कोऑर्डिनेटेड है। एक होगा उसके बाद दूसरा होगा, ये नहीं हो सकता कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया फिर ट्रांसलेशन होगा फिर पोस्ट ट्रांसलेशन, कोई आगे पीछे नहीं जाएगा, सब कोऑर्डिनेटेड वे में हो गया। इससे क्या होगा? डाइवर्स सेल टाइप्स में एक डीएनए है सारे सेल में, लेकिन बनेंगे सारे चीज अलग अलग। इसी को कंट्रोल करके वो किया जाता है। तो जीन रेगुलेशन में प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या अंतर है? प्रोकैरियोट में बहुत कम रेगुलेशन है, इसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशन है। क्रोमेटिन उसमें होता ही नहीं है तो क्रोमेटिन का बात ही नहीं है। उसमें ओपेरांस होता है। ओपेरान का क्या मतलब था? एक प्रमोटर और ऑपरेटर और कई सारे जीन थे जिससे प्रोटीन बनते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम। हर जीन का अलग प्रोमोटर और ऑपरेटर होता है। आरएनए का प्रोसेसिंग वहाँ बहुत कम होता था, यहाँ एक्सटेंसिवली होता है। स्प्लाइसिंग, कैपी, पॉलीएडेनोल होता है। कंपार्टमेंटाइजेशन वहाँ एक ही साइटोप्लाज्म में सब हुआ था, यहाँ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में हो सकता है। तो प्रोकैरियोट को कहते हैं कम सुविधा है तो सीधा साधा जीन रेगुलेशन, और यहाँ यूकैरियोट में बहुत ज्यादा सुविधा है तो मल्टी लेवल रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन को एक टर्म दिया जाता है सिस मॉडल। सिस मॉडल का क्या मतलब हुआ? सिग्नल। सिग्नल आएगा, हार्मोन हो, स्ट्रेस हो, न्यूट्रिएंट्स हो, इससे ये एक्टिवेट होगा। आई क्या है? इंट्रीगेशन। किसको बदलाव करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, क्रोमेटिन को या आरएनए प्रोसेसिंग को। और इससे क्या आएगा? स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन प्रोडक्ट बनेगा या उसका रिप्रेशन होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन को समझे हैं कई तरह से, क्रोमेटिन से, ट्रांसक्रिप्शन से, ट्रांसलेशन से, न्यूक्लियर से बाहर जाने के लिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन जिसमें कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडेनाइलेशन है, उसको अलग अलग वीडियो में जानेंगे। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। आप जो भी देख रहे हो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।